वेलकम एवरीवन। हमारा जो सेकंड टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, उस पर हमारी बातचीत 2 दिन से चल रही है। आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने ह्यूमन ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था और उसके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आइए आगे की बातचीत स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जो भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपनी समझ हिंदी में विकसित कीजिए, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में ज़रूर पढ़िएगा। उसके पीछे का रीज़न है, एक रीज़न है कि एक तो वो सिंपल और आसान होती है, दैनिक बोलचाल की भाषा में होती है, और दूसरा कभी कभी एग्ज़ामिनर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का यूज़ करता है। इसलिए आप अपनी समझ हिंदी में विकसित कीजिए, लेकिन टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ज़रूर पढ़िए। ठीक है, आइए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में देखते हैं। पहला, वेट ऑफ हार्ट, दिल का भार कितना होता है और किस में? मेल में। मेल में कितना होता है? 300 ग्राम। मेल में कितना होता है? 300 ग्राम। और फीमेल में कितना होता है? फीमेल में 250 ग्राम। हार्ट का वेट मेल में 300 ग्राम और फीमेल में 250 ग्राम होता है। और इसके अगर हम चैम्बर की बात करें तो इसमें 2 स्मॉल चैम्बर, 2 चैम्बर होते हैं, 2 छोटे चैम्बर होते हैं और 2 बड़े चैम्बर होते हैं। 2 लार्ज चैम्बर होते हैं। छोटे चैम्बर को क्या कहा जाता है? आट्रियम या आलिंद। हिंदी में बोलते हैं आलिंद, आलिंद। ठीक है, और बड़े चैम्बरों को कहा क्या जाता है? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। हिंदी में बोलते हैं निलय। हिंदी में क्या बोलते हैं? निलय। तो 2 स्मॉल चैम्बर होते हैं और 2 लार्ज चैम्बर होते हैं। स्मॉल चैम्बर को आलिंद बोलते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है, और जो हार्ट होता है, हार्ट इज कवर्ड बाई एपिकार्डियल फैट। किससे होता है कवर्ड? एपिकार्डियल फैट, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। शरीर में, दिल में शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। हार्ट इज कवर्ड बाई एपिकार्डियल फैट। ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करता है? शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर। ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करता है। हार्ट इज कवर्ड बाई एपिकार्डियल फैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हार्ट इज इनक्लोज्ड बाई एक डबल मेम्ब्रेन झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से घिरा होता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट जो इनक्लोज होता है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से, जिसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालिए, हार्ट वॉल। हार्ट वॉल, हार्ट वॉल। आपने वॉल के बारे में सुना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कितने प्रकार की होती हैं। मेनली ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है एवी वॉल, एवी वॉल, और दूसरी होती है सेमी ल्यूनर वॉल, सेमी ल्यूनर वॉल। सेमी ल्यूनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी आकृति आधे चांद जैसी होती है। एवी वॉल भी 2 टाइप की होती हैं। एक लेफ्ट एवी वॉल
जिसको क्या बोलते हैं, बाइक्यूस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, बाइक्यूस्पिड। बाइक्यूस्पिड नाम क्यों दे रखा है, कप की शेप की होती है, 2 कप के शेप की। लेफ्ट एवी वॉल्व को क्या बोलते हैं, बाइक्यूस्पिड वॉल्व, ठीक है। और राइट एवी वॉल्व को क्या बोलते हैं, राइट एवी वॉल्व को क्या बोलते हैं, ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, ठीक है। और सेमी ल्यूनर वॉल्व भी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, और दूसरी होती है आयोर्टिक वॉल्व। तो टोटल हमारी कितनी वॉल्व हो गई, 4 वॉल्व हो गई, ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, बाइक्यूस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व और आयोर्टिक वॉल्व, ठीक है। और जो हार्ट में साउंड सुनाई देता है वो इन्हीं वॉल्व के कारण सुनाई देता है। आइए, आपने सुना होगा लव और डब साउंड, लव और डब साउंड। आइए देखते हैं, हेडिंग डालिए, हार्ट साउंड। हार्ट साउंड, पहला साउंड होता है लव। पहला साउंड क्या होता है, लव साउंड। लव एक लॉन्ग एंड बूमिंग साउंड, लॉन्ग एंड बूमिंग साउंड किसके कारण होता है, जब एवी वॉल्व, कौन कौन सी, ट्राइक्यूस्पिड और बाइक्यूस्पिड वॉल्व, जब एवी वॉल्व बंद हो जाती हैं तो इसके कारण हमें कौन सा साउंड देना सुनाई देता है, लव साउंड। ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, ठीक है। दूसरा साउंड होता है डब साउंड। डब साउंड ये शॉर्ट एंड शार्प साउंड होता है, शॉर्ट एंड शार्प साउंड किसके कारण होता है, जब सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होती हैं, बंद होती हैं, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है, ठीक है। जब हार्ट साउंड एबनॉर्मल सुनाई देता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट मर्मर्स। तो हार्ट मर्मर्स क्या होता है, हार्ट मर्मर्स, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, ठीक है, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, ठीक है। कौन 2 साउंड होते हैं, एक लव साउंड, एक डब साउंड। लव साउंड किसके कारण होता है, जब एवी वॉल्व क्लोज होती हैं, और डब साउंड किसके कारण होता है, जब सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होती हैं। जब एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई दे तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ट मर्मस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो हार्ट रेट है जो मैंने आपको बताई थी 72 होती है, उसको रेगुलेट कौन करता है, हार्ट रेट इज रेगुलेटेड बाय मेडुला ऑब्लागेंटा। मेडुला ऑब्लागेंटा के बारे में हम नर्वस सिस्टम में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन रेगुलेट करता है, मेडुला ऑब्लागेंटा, ऑब्लागेंटा। और इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, मेडुला ऑब्लागेंटा के बारे में नर्वस सिस्टम में। तो हार्ट रेट इज रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करता है, मेडुला ऑब्लागेंटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हेडिंग डालिए, डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। मैंने कल भी आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था कि कैसे हार्ट ऑर्गन और लंग्स के बीच में ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। पहले एक रफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, एक रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका राइट आर्ट्रियम, दायां आलिंद, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट
आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों जो अब चैम्बर है इनके बीच में वॉल्व होती है। वॉल्व कुछ भी नहीं है, टंकी मान लीजिए कि उसको पानी को हमें, ब्लड को हमें आगे बढ़ाना है, बैक फ्लो होने से बचाना है, बस आगे की तरफ रास्ता देना है ताकि उस ब्लड का बैक फ्लो नहीं होए। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक बाइक्यूस्पिड वॉल्व, और यहाँ पे क्या होता है इन दोनों के बीच में, ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। एक टंकी मान लीजिए, वॉल्व और कुछ नहीं है, ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाती है। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कल के डायग्राम में कि यहाँ पर लंग्स हैं और यहाँ पर ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ऑर्गन्स हैं, यहाँ पे ऑर्गन्स हैं। अब इन ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होती है। ठीक है, तो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आता है, ये वीन्स के माध्यम से, ये वीन्स के माध्यम से, शिराओं के माध्यम से ये कहाँ आता है, दाएं आलिंद में आता है, राइट एट्रियम में आता है। किसके माध्यम से, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, इम्प्योर ब्लड राइट आर्ट्रियम में आता है शिराओं के माध्यम से, वीन्स शिराओं के माध्यम से राइट आर्ट्रियम में आता है। मैं एक डायग्राम और बना देता हूँ जिसमें आपको पता लगे कि कौन कौन सी इस वीन्स इसको लेके आती हैं। ठीक है, तो ये राइट आर्ट्रियम में, ठीक है, एक होती है सुपीरियर वेना केवा। ये क्या होती है, हमारे जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, जैसे हेड हो गया, नेक हो गया, यहाँ से इम्प्योर ब्लड कहाँ लेकर आती है, राइट आर्ट्रियम में, फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी रीजन। ठीक है, फिर एक होती है यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा। ये कहाँ से ब्लड लेकर आती है, ये हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है। कहाँ से, फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और एक हार्ट से भी तो इम्प्योर ब्लड आता है, तो इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। ये हार्ट की वॉल से इम्प्योर ब्लड कहाँ लेकर आती है, राइट एट्रियम में, फ्रॉम द वॉल ऑफ हार्ट। कौन, कोरोनरी साइनस। तो इसमें कौन सी होती है, एक सुपीरियर वेना केवा, एक इन्फीरियर वेना केवा और एक कोरोनरी साइनस। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आता है। फिर क्या होता है, राइट आर्ट्रियम से ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व के थ्रू ये कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल, दाएं निलय में जाता है। जब ये दायां निला पूरा भर जाता है तो यहाँ से फिर ये ब्लड पंप होता है, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, अब पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को कहाँ लेके जाती है, लंग्स में। इस पल्मोनरी आर्टरी इस इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेके जाती है, लंग्स में। लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। कैसे होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीखेंगे, बस अभी इतना जान लीजिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होती है, लंग्स में जाने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड होता है और यहाँ से प्योर ब्लड पल्मोनरी वीन्स के माध्यम से, पल्मोनरी वीन्स के माध्यम से कहाँ आता है, बाएं आलिंद में आता है। अब क्या होता है, बाएं आलिंद से बाइक्यूस्पिड वॉल के थ्रू ये ब्लड कहा जाता है, बाएं निलय में जाता है। जब बायां निलय पूरा भर जाता है तब ये पंप होता है एओर्टा, जिसको महाधमनी बोलते हैं, जो आके जाके धमनियों में विभाजित हो जाती है।
ठीक है, आगे जाके धमनियों में विभाजित हो जाती है और आयोटा के थ्रू ये ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है। आयोटा या आर्टरी या धमनियों के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, ये धमनियों के थ्रू ये कहाँ जाता है, और सारे हमारे बॉडी पार्ट या ऑर्गन्स में जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले दाएं आलिंद में आया, फिर ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व के थ्रू बाएं निलय में आया, फिर यहाँ से पंप हुआ पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर पल्मोनरी वीन्स के थ्रू कहाँ आया, बाएं आलिंद में आया। जब बाएं आलिंद में आया फिर बाइक्यूस्पिड वॉल्व के थ्रू बाएं निलय में आया। जब बाएं निलय में भर गया तब ये कहाँ, अयोटा या महाधमनी के माध्यम से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये जाता है। इस तरह ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है। आइए इसको एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले राइट आर्ट्रियम में, यानी कि दाएं आलिंद में क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है, राइट आर्ट्रियम में आया। फिर क्या हुआ, ये बाइक्यूस्पिड वॉल्व के थ्रू, बाइक्यूस्पिड वॉल्व के थ्रू कहाँ पे आया, राइट वेंट्रिकल, दाएं निलय में आया, राइट वेंट्रिकल दाएं निलय में आया। उसके बाद क्या हुआ, सेमी ल्यूनर वॉल्व के थ्रू, सेमी ल्यूनर वॉल्व के थ्रू ये कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरीज में गया। पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, ये लंग्स में गया। कहाँ गया, ये लंग्स में गया। अब लंग्स में क्या होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर यहाँ से पल्मोनरी वीन्स के थ्रू, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू ये कहाँ आया, लेफ्ट आर्ट्रियम, यानी कि बाएं आलिंद में आया। बाएं आलिंद से बाइक्यूस्पिड वॉल्व के थ्रू, बाइक्यूस्पिड वॉल्व के थ्रू ये कहाँ आगे जाएगा, बाएं निलय में, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के बाद ये कहाँ जाएगा, महाधमनी में जाएगा। कहाँ जाएगा, महाधमनी, अयोर्टा। कहाँ जाएगा, अयोर्टा में जाएगा। अयोर्टा जो आगे डिफरेंट धमनियों में डिवाइडेड होती है। ठीक है, और डिफरेंट धमनियों में डिवाइडेड होने के बाद ये बॉडी पार्ट्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा। फिर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे वर्क करता है। पहले दाएं आलिंद में गया, फिर ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व पहले दाएं आलिंद में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में गया, दाएं निलय में गया, फिर सेमी ल्यूनर वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज में आया। पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में आया, लंग्स से पल्मोनरी वीन्स के थ्रू ये लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, लेफ्ट आर्ट्रियम से बाइक्यूस्पिड वॉल्व के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में आया। उसके बाद सेमी ल्यूनर वॉल्व के थ्रू, सेमी ल्यूनर वॉल्व के थ्रू ये कहाँ आया, अयोर्टा में आया। ये कहाँ आया, अयोर्टा में आया या धमनियों में आया, और महाधमनी में आया। फिर महाधमनी धमनियों में डिवाइडेड होगी, आर्टरीज में डिवाइडेड होगी, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये शुद्ध रक्त लेके जाएगी। फिर पार्ट्स से, बॉडी के पार्ट्स से अशुद्ध रक्त कहाँ आएगा, दोबारा राइट एट्रियम या दाएं आलिंद में आएगा। ये पूरा क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा वर्क है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए,
ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ब्लड क्लॉटिंग। मैंने आपको जब पहली वीडियो में बताया था कि प्लेटलेट्स में ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, तो मैंने बताया था कि इसका प्रोसेस हम यहाँ जानेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। आइए ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। जब भी हमारे कट लग जाता है तो आप थोड़ी बार देखेंगे तो वहाँ पे थक्का बन जाता है, रक्त का थक्का, लेकिन बड़े कट्स में नहीं लगेगा, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जब आपके पास छोटे से कट लग जाते हैं तो उसका थक्का कुछ देर में बन जाता है। आइए देखते हैं क्यों बनता है। तो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर, 3 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन से? एक फाइब्रिनोजन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन और तीसरा कैल्शियम आयन। यह हमें कहाँ मिलेगा? लीवर में। इसका सोर्स क्या है? लीवर, यकृत, और इसका सोर्स क्या है? डाइट, ठीक है। आपने देखा होगा यह हमारी कैपिलरी है ब्लड की, और यहाँ पे कट जाए तो यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागेनुमा संरचना बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर काम आते हैं? फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन। आइए देखिए स्टेजेस क्या होती हैं ब्लड क्लॉटिंग की। स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, कौन कौन सी स्टेज होती है? सबसे पहले क्या होता है देखिए, जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, इस पे वर्क करता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, पीए बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और ये कैल्शियम आयन की मदद से किस में कन्वर्ट होता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। अब क्या करेगा ये थ्रोम्बिन? एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा। एज अ कैटलिस्ट किस पे? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए थ्रोम्बिन एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा, और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फाइब्रिन। आइए देखते हैं, ये कैपिलरीज है और यहाँ पे धागेनुमा संरचना बन जाती है, इसमें बोलते हैं फाइब्रिन। ये फाइब्रिन क्या होता है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक प्रोटीन होता है, ठीक है। ये थ्रेड लाइक प्रोटीन होता है, और जिससे हमारा धीरे धीरे जब ये सिकुड़ता है तो रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कौन किसकी? फाइब्रिन में। हुआ क्या? सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और कैल्शियम आयन की मदद से थ्रोम्बिन ने बदला। थ्रोम्बिन एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा, किसको? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए। थ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन की मदद से फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलता है, जो एक थ्रेड लाइक प्रोटीन होता है, और रक्त का हमारा थक्का कुछ से 3 से 5 मिनट में, कितना टाइम लेता है? 3 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है, और जब ये सिकुड़ता है तो रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये था स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। आपने विटामिन में पढ़ा होगा, जो विटामिन के होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ये डायरेक्टली विटामिन के, इसमें उसका कोई रूल नहीं है, लेकिन विटामिन के सिंथेसिस करता है किसका? प्रोथ्रोम्बिन का, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। विटामिन के क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस में काम आता है। इसलिए विटामिन के ज़रूरी होता है किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है कार्डियक साइकिल, जो भी हमारा हार्ट ब्लड सारे पंप करता है तो उसके चारों चैम्बर काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट में कितनी बीट्स होती हैं? 72 बीट्स होती हैं नॉर्मल एडल्ट की। तो हम देख लेते हैं 72 बीट्स कितने मिनट में है? 1 मिनट या 60 सेकंड में।
72 बीट्स के लिए कितना सेकंड लग रहा है? 60 सेकंड। तो एक बीट्स के लिए कितना सेकंड लगेगा? एक बीट्स के लिए 60/72 इज इक्वल टू 0.8 सेकंड। तो हमारा कार्डियक साइकिल टाइम कितना होता है? कार्डियक साइकिल टाइम एक बीट्स में कितने सेकंड लग रहे हैं? 0.8 सेकंड। ठीक है, एक स्मॉल सी सूक्ष्म सी बात है कि प्रत्येक बीट में जो हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स अवस्था में होते हैं, प्रत्येक बीट में कुछ माइन्यूट सेकंड यानी 0.4 सेकंड के लिए, इसलिए बोलते हैं कि हर बीट में हार्ट रिलैक्स होता है यानी आराम करता है प्रत्येक बीट में बहुत ही माइन्यूट सेकंड के लिए। ठीक है, हार्ट रिलैक्स या आराम करता है प्रत्येक बीट में बहुत ही माइन्यूट सेकंड यानी 0.4 सेकंड के लिए। रिलैक्स का मतलब होता है उसके चारों चैम्बर रिलैक्स अवस्था में होते हैं। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालिए, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड क्या? रक्त दाब, रक्त दाब। ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब जो ब्लड होता है हमारा, देखिए ये आपकी ब्लड कैपिलरीज है। अब इसमें क्या होता है, जिसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसकी दीवारों पे ये कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है, कुछ ना कुछ दाव लगाता है। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो भी फोर्स लगाया जाता है पर यूनिट एरिया में उसको क्या बोलते हैं? दबाव या प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। जो भी पर यूनिट एरिया में फोर्स या बल लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? दबाव। तो ब्लड भी फोर्स लगाता है किन पे? इनकी कैपिलरीज की दीवारों पर, जिसके कारण ये क्या होती हैं? प्रेशर महसूस करती हैं। ठीक है, जब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब एरिया कम होगा तो दबाव क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक होता है, दो कंडीशन होती है इसकी, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, और डायस्टोलिक में क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है। देखिए, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एरिया क्या होगा? कम होगा। जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसलिए समान एडल्ट में इसकी वैल्यू होती है 120 mmHg, 120 mmHg। और जब रिलैक्सेशन होगा तो एरिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। कितना होगा नॉर्मल एडल्ट में? 80 mmHg। तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है एक सामान्य मनुष्य के लिए वो कितना बताया जाता है? 120 डिवाइडेड बाई 80 mmHg, जहाँ पर 120 क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर और 80 क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर। और इसको किससे मापते हैं? जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को बीपी, नॉर्मली अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो उसको बीपी अपरेटस बोलते हैं, लेकिन इसका नॉर्मल नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। जो बीपी अपरेटस है उसका नाम क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। एक और भी होती है जो पल्स रेट, आपने देखा होगा आपकी पल्स रेट भी किसके बराबर होती है? जो हमारी हार्ट बीट होती है, हार्ट रेट होती है, उसके बराबर होती है। हार्ट रेट कितना है हमारा? हार्ट रेट नॉर्मल 72 बीट्स पर मिनट। जो पल्स रेट होती है वो हार्ट रेट के ही बराबर होती है। ठीक है, ये हुआ आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे रिलेटेड कुछ डिसीजेस भी देख लेते हैं। देखिए, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है यानी कि 120/80 mmHg से बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपर मतलब ज़्यादा। और जब 120/80 mmHg से कम होता है तो इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, अब आपने एक बात सुना होगा कभी, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक। आइए समझते हैं इन तीनों में क्या अंतर है। एक होता है कार्डियक
अरेस्ट, एक होता है हार्ट फेलियर, तीसरा होता है हार्ट अटैक। देखिए आइए समझते हैं तीनों में अंतर क्या है। देखिए कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जब आपकी जो बीट्स हार्ट रेट है सडनली स्टॉप हो जाए। हार्ट अरेस्ट में सडन स्टॉप हो जाए कौन, हार्ट बीट। जब आपकी हार्ट बीट सडनली स्टॉप हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर क्या होता है, देखिए जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड की सप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, ब्लड की सप्लाई कर रहा है। जब वो ब्लड की सप्लाई उतनी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं कर पाता, जब ब्लड की सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट में नहीं कर पाता तो इसको क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। इनएबिलिटी टू पंप sufficient amount of blood, ठीक है। जब वो पंप नहीं कर पाता ब्लड को सफिशिएंट अमाउंट में तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। और हार्ट अटैक क्या होता है, ब्लड में भी कार्डियक मसल्स होती हैं, क्या होती हैं, मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं। जब उनकी डैमेज या डेथ हो जाती है, डैमेज या डेथ हो जाती है किसकी, कार्डियक मसल्स की, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। और आपने जो हार्ट की गतिविधियों को किससे नापा जाता है, ईसीजी। किससे, ईसीजी। आपने कभी पिक्चरों में भी देखा होगा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। किससे नापते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हार्ट की, दिल की गतिविधियों को ईसीजी के थ्रू मापा जाता है। कुछ ऐसी वेव्स आती हैं, कुछ ऐसी वेव्स आपको देखने को PQRS इस टाइप की वेव देखने को मिलती है। किससे नापते हैं, ईसीजी। क्या बोलते हैं, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा पूरा जो टॉपिक है ह्यूमन ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म होता है। इसके बाद नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।